कि अगर ये नहीं किया तो बाद में पछताओगे। इंटरनल मोटिवेशन के लिए तैयार हो। अब ये इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? टॉपर को भी पूछोगे ना नीट के एक दिन पहले कि यार 10 दिन पोस्टपोन कर दे, क्या बोलेगा? हाँ कर दो मैं और रिवाइज कर लूंगा। क्योंकि हर टीचर आपको राइट गाइडेंस समय समय पर देते जाते हैं, पर प्रॉब्लम क्या होती है, हम सुनते 10 जगह की है और फॉलो एक की भी नहीं करते। क्यों डाल रहे हैं ये वीडियो आज? अभी तो टाइम है ना नीट में, क्यों डाल रहे हैं भाई? हाउ टू गेट 360 मार्क्स तो 2 महीने पहले भी बना के डालेंगे टीचर्स, हम लोग भी डालेंगे, 1 महीने पहले भी डालेंगे। हाउ टू गेट 360 मार्क्स इन 45 डेज भी आएगा, 60 डेज भी आएगा, 100 डेज भी आएगा, फिर अभी से क्यों डाल रहे हैं? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज आइए मेरे सारे नीट एस्पिरेंट्स, हम क्या बात करने वाले हैं? हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे और वो ये है कि अगर ये नहीं किया तो बाद में पछताओगे। आज मैं आपको वो सीक्रेट्स बताने वाली हूँ जिससे बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आप 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स भी ला सकते हैं। बट ये सीरीज आपको वार्न करेगी, आपको चेतावनी देगी कि अगर आपने ये नहीं किया तो आप बाद में पछताएंगे। एक बात समझिए, किसी भी स्टूडेंट जिसका सिलेक्शन होता है उसके 2 मेन कारण होते हैं सिलेक्शन होने के, चाहे वो नीट में सिलेक्ट हो, जेई में सिलेक्ट हो, किसी भी कंपटीशन में सिलेक्ट हो, जिंदगी में सफल होने के 2 कारण होते हैं। पहला, एक्सटर्नल गाइडेंस, जो बाहर से आपको गाइडेंस मिलता है, जो कि इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाली हूँ। ये टेक्निकल पार्ट है कि सब्जेक्ट में हमें क्या ध्यान रखना है, हमें क्या पढ़ना है, अगर हमने क्या नहीं किया जो हम पछताएंगे, ये सारी टेक्निकलिटीज मैं आपको भी बताने वाली हूँ थोड़ी सी देर में। पर यहां तक सुनने के लिए वही स्टूडेंट रुके जो नंबर दूसरा पहलू, और वो है इंटरनल मोटिवेशन के लिए तैयार हो। अब ये इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? आप लोग मोटिवेटिंग वीडियोस देखते रहते हो, आधा घंटा पौन घंटा मोटिवेट होते हो, उसके बाद फिर वही बैक टू जीरो। इंटरनल मोटिवेशन का मतलब होता है राइट एटीट्यूड का होना, सही एटीट्यूड का होना। अगर आपके पास राइट एटीट्यूड नहीं है, आपके पास कितनी भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन आ जाए, कितनी भी टेक्निकलिटी के साथ आपके टीचर्स आपको पढ़ा दे, समझा दे, आप क्रैक नहीं कर पाओगे। बहुत बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉमन बातें बताती हूँ, हमसे सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, हम कितनी भी कोशिश करते हैं हटती नहीं है। मुझसे फिजिक्स नहीं पढ़ा जाता, मेरा फिजिक्स बहुत वीक है, या मुझे बायो से डर लगता है, मुझे बॉटनी के एग्जाम्पल्स याद नहीं होते हैं, मेरी स्पीड नहीं बढ़ पाती, मैं कुछ भी कर लूँ नहीं बढ़ पाती है, मेरा बैकलॉग हो जाता है, मैं सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझसे सुबह नहीं उठा जाता, मुझसे रात तक नहीं जागा जाता। स्टूडेंट्स, अगर आप ये एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, मैं ऐसे समझाती हूँ इस चीज़ को, मैं ये चीज़ अपनी लाइफ में भी अप्लाई करती हूँ कि एक स्टूडेंट एक बीज की तरह होता है, एक बीज जो मिट्टी के अंदर दबा होता है। अगर वो बीज भी बोले कि मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, पृथ्वी के ऊपर मुझे नहीं पता क्या है, कहीं मैं सूरज में जल नहीं जाऊं, मैं इतने कंकड़ पत्थर पार करता हुआ नहीं जा सकता, मैं यहाँ कंफर्टेबल हो गया हूं अंधेरे में जमीन के अंदर, तो उस बीज का कभी पेड़ नहीं बन सकता। आप उसी बीज की तरह हैं। बीज की भांति आपको भी अंधकार को चीरना पड़ेगा, आपको भी कंकड़ पत्थरों को पार करना पड़ेगा, आपको भी अपनी कमजोरियों को, कमियों को देखना पड़ेगा, उनका सबक लेना पड़ेगा, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी आप उस बीज की भांति पृथ्वी के ऊपर आएंगे, आपको सूर्य के दर्शन होंगे, आप में फल लगेंगे और लोग आपके नीचे आके छाया लेंगे, आप छायादार पेड़ बनेंगे, यानी आप अपने जीवन में खुद भी सफल होंगे और आपके आसपास आपका परिवार, आपके माता पिता, सब लोग भी आपसे कुछ गेन करेंगे। पर आपको वो करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ एक्सक्यूज देते रहे, मुझसे तो नहीं होता तो फिर पड़े रहो उस बीज की भांति, फिर आप कंप्लेंट मत करो, फिर आप हर दूसरे दिन उठकर ये मत बोलो मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे तो नीट क्लियर करना है, फिर आप हर दूसरा वीडियो मत छानते फिरो कि सीक्रेट स्ट्रेटेजी टू क्रैक नीट, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपने राइट एटीट्यूड डेवलप नहीं किया, आप बहुत पछताओगे। अगर आप एक्सक्यूजेस देते रहे, आप बहुत पछताओगे। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए, अगर आप अपनी कमियों के ऊपर वर्क करने के लिए रेडी नहीं है, तो आप बहुत पछताओगे। फिर आप ये वीडियो भी आगे मत देखो, मेरे को आपका व्यू भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। पर अगर आप ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं तो हम टेक्निकल बात करेंगे। मेरे हस्बैंड ने कुछ वर्ड्स लिखे थे जो मुझे हमेशा याद आते हैं, और वो ये थे, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मुकाम चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए।
अगर आप कुछ मुकाम पाना चाहते हैं, अगर आप नीट में सिलेक्ट होना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, स्टेथोस्कोप चाहते हैं, एप्रिन चाहते हैं, तो आपको अपनी हस्ती मिटाना पड़ेगी। हस्ती मिटाने का मतलब जो भी पुराना ढर्रा, जो भी आपने अपने आप को बना लिया है इतने सालों से, हमें सिटिंग की आदत नहीं है पढ़ने के लिए, हमें लर्न करने की आदत नहीं है, रिवाइज करने की आदत नहीं है, ये सब के ऊपर आपको उठना ही पड़ेगा। आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, एक्सक्यूज देना बंद करना पड़ेगा, वरना दुनिया के बेस्ट से बेस्ट टीचर से आप पढ़ लीजिए, सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप तैयार हैं, अगर आप नहीं पछताना चाहते हैं, तो आइए अब हम टेक्निकल पार्ट की बात करते हैं कि क्या क्या हमें करना है जिससे नीट सिलेक्शन के दिन हमें पछताना ना पड़े। तैयार है मेरे सारे नादान परिंदों? आ जाओ, चलो। तो सबसे पहले अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पछताओगे। अब आप कहोगे मैम ये तो आप उल्टी बात कर रहे हो, लोग बोलते हैं एनसीईआरटी से ही तो पेपर आने वाला है। मैंने कहा एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पछताओगे, क्योंकि एनसीईआरटी को समझना है। ये बात ना मैं हमेशा बोलती हूं, पूरी हिंदुस्तान को पता है कि एनसीईआरटी से बायो का पेपर आने वाला है। अच्छा, एनसीईआरटी की 2 बुक्स हैं, वो भी इतनी पतली, कोई ऐसी मोटी मोटी किताबें भी नहीं है। सबको पता है पेपर उसी से आने वाला है। फिर भी बताओ कितने स्टूडेंट्स के बायो में 340 प्लस आते हैं। मैं 360 की तो बात ही नहीं कर रही, फुल की तो मैं उतनी परफेक्शन की बात नहीं कर रही। नहीं आते ना, क्यों नहीं आते? क्योंकि हम समझते नहीं हैं। एनसीईआरटी को अखबार की तरह नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी एक समंदर की तरह है, उसमें गोता लगाओगे तो मोती मिलेंगे। एक एक शब्द एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है। तो एनसीईआरटी की डेट, साइंटिस्ट, एक एक कंसेप्ट सबसे जरूरी होता है। स्टूडेंट्स, रटना नहीं है, कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है। बायो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में सबसे जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। सो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो फिर बहुत पछताओगे। कितने ही क्वेश्चन लगा लो, एक चैप्टर के 50,000 क्वेश्चन भी लगा लो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है और उसने थोड़ा सा भी ट्विस्ट करके पूछ लिया, आपकी गलती हो जाएगी। पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने 100-200 क्वेश्चन भी लगाए हुए हैं, आप बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो सबसे जरूरी फर्स्ट स्टेप है कि एनसीईआरटी को समझना है, एक एक शब्द, एक एक लाइन को अंडरस्टैंड करना है। आप जिन टीचर से पढ़ रहे हो, जहां पढ़ रहे हो, सब टीचर्स बढ़िया हैं। जिन भी टीचर्स को स्टूडेंट्स का इतना प्रेम मिल रहा है, इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, वो सब शानदार है, सब लेजेंडरी है। आपकी वाइब जिससे मिल जाए, आपकी बॉन्डिंग जिनसे मिल जाए, उनके साथ कंटिन्यू करिए। बट वो जो आपको समझा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को समझिए, समझने पे फोकस करिए, नंबर 1। अब इसके बाद याद नहीं होता हमसे, भाई अगर याद नहीं करोगे तो बड़ा पछताओगे। करना है तो करना है। मुझे याद है, मुझे इतनी मौत आती थी, लिटरली मैं सोचती थी हमेशा अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर, जब मैं AIPMT नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, कि यार मेरे को तो इंसानों का डॉक्टर बनना है, ये मेरे को पेड़ पौधे क्यों पढ़ाते रहते हैं, या बॉटनी ने दिमाग खराब कर दिया है। और जूलॉजी में भी अर्थवर्म और फ्रॉग और कॉकरोच क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? ह्यूमन फिजियोलॉजी बस वो 7 चैप्टर्स पढ़ा दो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा दो, थोड़ा चलो जेनेटिक्स पढ़ा दो। क्यों पढ़ाते हैं ये सब? स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं, कुछ तो एक कॉमन क्राइटेरिया रखा जाएगा ना स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के लिए। तो 11th-12th को ही तो बेसिक रखेंगे। लर्न करना है तो करना है, ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते आपके मुझसे याद नहीं होता। जैसे मैं आपको पर्सनल बताती हूँ, मैं अपनी बात करूँ तो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत खराब है। मुझे चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रहती हैं, तो मुझे उसे बार बार रिवाइज करना पड़ता है। मैं ये थोड़ी ना बोल सकती हूँ कि मुझे याद नहीं रहता, इसीलिए मेरे नंबर कम आए, इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसीलिए मुझे आंसर याद नहीं आया और मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। मैं ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकती हूँ। याद करना है तो करना है। याद करने का पहला स्टेप ये है कि आप ज़ोर ज़ोर से बोलकर याद करो। एक तो अपने दिमाग से ये हटा दो कि मेरे से याद नहीं होगा। नंबर 1, करना है तो करना है। दवाई कड़वी है तो कड़वी है, खानी है तो खानी है, इंजेक्शन लगाना है तो लगाना है। अब किसी के कैंसर है तो ये थोड़ी बोलेगा मैं तो सर्जरी नहीं कराऊंगा। भाई कैंसर फैल जाएगा, मर जाओगे। तो अगर जीना चाहते हो तो सर्जरी करानी पड़ेगी। तो लर्न तो करना पड़ेगा, जोर जोर से लर्न करो, कम से कम इतना तेज कि आपके कानों को सुनाई दे, ज़्यादा से ज़्यादा भले ही पड़ोसी को सुनाई दे। तो स्टूडेंट्स जोर जोर से लर्न करिए, मन ही मन में लर्न मत करिए। एक और बहुत अच्छा तरीका होता है, अपने साथ जब भी बैठो तो एक रफ रजिस्टर लेकर बैठो, रफ रजिस्टर और पेन। तो सपोज आप कुछ भी याद कर रहे हो, सपोज आप याद कर रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो वो शॉर्ट में आप लिखते जा रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब हम लिखते हैं तो वो दिमाग में ठोस हो जाती है, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो हमेशा एक रफ रजिस्टर और पेन या पेंसिल लेकर याद करिए और ज़ोर ज़ोर से बोलते हुए याद करिए। ये टिप आप फॉलो करो, आप देखना 7-8 डेज में ही आपकी लर्निंग पावर 100% इंप्रूव हो जाएगी।
नाउ लर्न करने से केवल काम नहीं चलेगा, यहां पर हमें बार बार भी लर्न करना है, यानी बार बार रिवाइज भी करना होगा। एक बात ध्यान रखो स्टूडेंट्स, लर्न जब आप करते हो कोई भी चीज को, फर्स्ट लर्निंग में आपको 90% लर्न हुआ मान लीजिए, तो विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको एक बार और रिवाइज करना है। ये साइंटिफिक रिसर्च है कि अगर आप 24 घंटे के अंदर रिवाइज कर लेते हैं तो आपने जितना याद करा है उसका 90% तक आपके ब्रेन में रिटेन हो जाता है। और अगर 24 घंटे से ज़्यादा, सपोज 2 दिन 3 दिन बाद आप उस चीज़ को रिवाइज करेंगे तो मात्र 60% 50% मेमोरी रह जाती है, फिर डबल मेहनत करनी पड़ती है बचा हुआ याद करने के लिए। तो आप चाहो तो मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, हाउ टू रिवाइज विथ ऑनलाइन क्लासेस, कि हम कैसे डेली जो लर्न कर रहे हैं उसको अगले दिन हमें रिवाइज करना ही करना है। और इसमें बहुत कम टाइम लगता है अगर आप धीरे धीरे ये चीज़ प्रैक्टिस करोगे। तो पहले तो एक बात समझ लो कि एनसीईआरटी का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है और दूसरा उन्हें याद करना है। यहाँ पर आपकी मदद जो है वो निमोनिक्स कर सकते हैं, जैसे मैं हमेशा शॉर्ट ट्रिक्स बताती हूँ, फ्लो चार्ट्स हैं, है ना, ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, ये सब आपकी मदद कर सकते हैं। कोई भी, जैसे मैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कैसे पढ़ाती हूँ, फैट और प्रोटीन का, F का उल्टा कर दो 7 बन गया, P का उल्टा कर दो 9 बन गया, पॉइंट लगा दो, तो फैट का 0.7 होता है, प्रोटीन का 0.9। तो ये छोटी छोटी टिप्स जो भी आपके टीचर्स देते हैं, ट्रिक्स हैं, निमोनिक्स हैं, ये आपकी लर्निंग में डेफिनेटली हेल्प करेंगे, स्पेशली बॉटनी पार्ट में ये बहुत हेल्प करते हैं। अब इसके बाद MCQs एंड PYQs। देखो PYQs ना एक तो 2008 से 23 तक के ही लगाना, वो 30 साल के PYQs मत लगाना, क्योंकि 2008 में मेजर सिलेबस चेंज हुआ था। उसके पहले बहुत डिटेल में पूछा जाता, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा आपका और कुछ भी नहीं होने वाला है। बट PYQs आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। PYQ का आंसर नहीं रटना केवल, PYQ इतना टिप्स पर होना चाहिए कि 3 बजे भी कोई उठा दे तो उसका आंसर भी बता दो और उससे रिलेटेड पूरी थ्योरी भी बता दो, इतना अच्छे से हमें करना है। अब एक गलती जो बहुत स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि थ्योरी एंड MCQ का बैलेंस नहीं रखते, MCQ का बैलेंस, और ये बहुत बड़ी गलती है। अगर ये गलती करी तो आप बड़ा पछताओगे, ये वाली गलती। कई स्टूडेंट्स हैं जो थ्योरी पढ़ते रहते हैं, बायो में क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते। अगर अप्लाई नहीं करोगे एग्जाम में गलती कर दोगे। और कई हैं जो थ्योरी को इग्नोर करते हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री की आदत होती है, और MCQs ही करते रहते हैं, क्वेश्चंस करते रहते हैं। अगर आप 1000 क्वेश्चन भी लगा लो, मैं फिर बोल रही हूँ, और आपको थ्योरी नहीं आती, थोड़ा भी ट्विस्ट करेंगे गलत हो जाएगा, कितना रटोगे। तो आपको इनका बैलेंस करना है। तो सब्जेक्ट की थ्योरी अंडरस्टैंड करी, उसको लर्न करा, उससे रिलेटेड 100-150 क्वेश्चंस करे, जो भी DPPs वगैरह आपको मिलती हैं उसको कंप्लीट किया, और उसी के PYQs लगा लिए जब वो चैप्टर एंड हुआ। क्या करा मैंने, NCERT लर्न समझी, लर्न करी, उसके क्वेश्चंस लगा लिए, उसके PYQs लगा लिए जिस दिन चैप्टर खत्म हुआ। और यहाँ ध्यान रखना, ये नहीं करोगे तो भी पछताओगे, NCERT की समरी ज़रूर कर लेना। NCERT की समरी में, बायो में स्पेशली, ऐसे ऐसे डेटा हैं जो थ्योरी में कहीं नहीं दिए, सिर्फ NCERT की समरी में दिए। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ER ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले करता है। आई एम श्योर ये आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, ये पॉइंट केवल समरी में दिया हुआ है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। अब इसके बाद ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसा आप देख रहे हैं कि किसी साल मैच द कॉलम ज़्यादा आ जाता है, किसी साल असर्शन रीजन, किसी साल स्टेटमेंट वाइज। तो ये नहीं करोगे तो फिर बहुत पछताओगे। तो ये अभी से करना है, ये सब कुछ आज से करना है। ये सब कुछ 2 महीने पहले, 3 महीने पहले नहीं करना, ये सब कुछ अभी से करना है। अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है स्टूडेंट्स, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बस इसको रेगुलरली करना है, डेली करना है, फुल एनर्जी के साथ करना है। इसके बाद नाउ दिस इज द गेम चेंजर, ये गेम चेंजर है। स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो बहुत पछताओगे। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मालूम है जैसे 2022 में बायो का पेपर सडनली बहुत लेंदी आ गया था, 1.5 घंटा बच्चों को बायो में लग गया था। उस कारण से फिजिक्स जो इजी था, जो लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं जनरली नीट वाले, वो भी उनका छूट गया, तो डबल नुकसान हो गया। तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बायो में। हम चाहते हैं बायो हम फटाफट खत्म कर दें, क्योंकि बायो तो NCERT से आती है, हमें आता है तो आता है, ताकि हम वो ज़्यादा टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री में दे पाएँ, जहाँ पे हमें कैलकुलेशंस करनी है, जहाँ पर हमें अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा लगानी है। तो स्पीड कैसे बढ़ाएं, अब ये एक बड़ा प्रश्न है स्टूडेंट, जिसका कोई, वो बोलते हैं ना, टोटका नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जनरली रीडिंग स्पीड किसकी अच्छी होती है,
जो बच्चे शुरू से नॉवेल्स पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, वो तो हमारी कंट्री में बहुत कम पढ़ते हैं, अपन सब जानते हैं। अब तो और रीडिंग कम हो गई है, अब तो वैसे ही सब अपन वीडियो सुन लेते हैं, ऑडियो सुन लेते हैं, तो अब तो और कम हो गई है। तो रीडिंग स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको आज से ही डेली 10 से 15 मिनट एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। अब देखो इसके 2 फायदे हो जाएंगे। ये मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाती हूँ। कैसे फ़ायदा हो जाएगा, जैसे मान लो कि आज आपने लेट्स से ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो और आपकी क्लास में आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर हुआ है। आपने वो पूरा पढ़ लिया, उसको लर्न कर लिया, उसके क्वेश्चंस लगा लिए। अब आपने कल वाली येस्टरडे, कल की जो क्लास है सपोज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो वाली एनसीईआरटी का पैराग्राफ उठाया और उसको रीड कर लिया। तो 2 फायदे हो गए, एक तो आपकी स्पीड बढ़ गई और दूसरा आपका रिवीजन भी हो गया। 10 से 15 मिनट रिवीजन हो गया। अब रीडिंग कैसे करोगे, एनसीईआरटी सामने रखी, पेन या पेंसिल हाथ में ले लो, पेंसिल भी ले सकते हो, और ऐसे पढ़ते हुए जाना है जैसे ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये लाइन पढ़ी, इसको एनालाइज करना है अपने दिमाग में, सभी प्रकार के क्वेश्चंस। आपकी जो भी मातृभाषा है, मदर टंग है, जैसे मेरी हिंदी है तो मैं हिंदी में उसको सोचूंगी कि इस लाइन का क्या मतलब है। रफ रजिस्टर भी साथ रख सकते हो। तो सपोज मैंने ये लाइन पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है, समझना है। अच्छा एनसीईआरटी, अच्छा पढ़ना नहीं है, मेरे को समझना है, ठीक है, ओके, ये गया दिमाग में। तो सिर्फ रीड नहीं करना, रीड करते करते उस लाइन को समझना है। शुरू में हो सकता है कि आपको 10 मिनट में एक ही पैराग्राफ पढ़ाई आए, धीरे धीरे आप देखना 10 से 15 मिनट में आप आधा आधा चैप्टर निपटाने लग जाओगे। स्पीड भी बढ़ेगी और स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ये आपको पता भी नहीं चलेगा स्टूडेंट्स, 10 से 15 दिन में आपके क्वेश्चंस रीड करने की स्पीड जबरदस्त तरह से बढ़ जाएगी। जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, अपने आप कीवर्ड्स दिखने लग जाएंगे आपको, अपने आप नेगेटिव मार्किंग कम होने लग जाएगी। पर आपको ये करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रही हूँ, इसीलिए मैंने पहले ही वो बात कह दी है कि ये वीडियो तभी काम आएगा जब आप राइट एटीट्यूड रखेंगे, एक्सक्यूज देने के लिए कंफर्ट जोन से निकलने के बाहर होगे, तैयार होगे, तो ही काम आएगा। चलो, अब ये नहीं दोगे तो बहुत पछताओगे भाई। टेस्ट, ज़्यादातर स्टूडेंट्स टेस्ट मिस कर देते हैं। क्यों मिस कर देते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा बैकलॉग है, इसीलिए हम टेस्ट नहीं देंगे। अरे भाई, बैकलॉग हो चाहे सिलेबस तो कभी किसी का कंप्लीट नहीं होता। आज तक कोई भी इवन टॉपर को भी पूछोगे ना नीट के एक दिन पहले कि यार 10 दिन पोस्टपोन कर दे, क्या बोलेगा, हाँ कर दो मैं और रिवाइज कर लूँगा। एग्जाम के पहले कभी कोई किसी की पढ़ाई खत्म होती है क्या? किसी की भी नहीं होती है। पर टेस्ट देना है, टेस्ट दोगे अपनी कमियां पता चलेंगी। टेस्ट नहीं दोगे, या तो ख्याली दुनिया में रहते हैं लोग, हम तो पढ़ रहे हैं, हमको तो सब आता है, हमारे क्वेश्चन तो बनते हैं, या डिप्रेशन में रहते हैं कि और मेरा तो बैकलॉग है, मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, मैं तो टेस्ट ही नहीं दे रहा हूँ। टेस्ट देना है तो देना है, जितने भी नंबर आए, घर पे डांट पड़े, मम्मी पापा से डांट पड़े, कोई बात नहीं है, टेस्ट देना है। और टेस्ट देके उसका एनालिसिस भी करना है। टेस्ट एनालिसिस का वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी डाला हुआ है, उसको देखो। मेरे सारे स्टूडेंट्स उसको फॉलो कर रहे हैं। इससे अपन अपनी गलतियों को देख पाते हैं और उनको करेक्ट भी कर पाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट नहीं दोगे तो बहुत पछताओगे। टेस्ट रेगुलर देना है, क्योंकि एक मॉक टेस्ट होता है, उससे आपका प्रेशर जो है वो आप धीरे धीरे उस सिचुएशन में अपने ब्रेन को बार बार लेकर जाते हो, जो एक्चुअली आप नीट वाले दिन फेस करने वाले हो। तो वो गलतियां जो डायरेक्ट उस दिन होती वो पहले ही टेस्ट में हो जाती हैं। भले ही टेस्ट में नंबर कम आए, डांट पड़े, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो, बैकलॉग्स हो, लेट ज्वाइन किया है आपने, कुछ भी हो जाए, टेस्ट दो। कम से कम ये तो देखो कि जितना पढ़ा है उसमें से कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो टेस्ट सबको देना ही देना है। नाउ 10 पॉइंटर बता रही हूँ केवल आपको। इसके बाद इसे कंट्रोल नहीं किया तो पछताओगे, नहीं भयंकर पछताओगे। स्टूडेंट्स, नीट में जो सिलेक्शन नहीं होता उसका सबसे बड़ा कारण पॉजिटिव मार्क्स कम आना नहीं होता, नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा आना होता है। इसका भी मैंने एक वीडियो डाला है, हाउ टू रिड्यूस नेगेटिव मार्किंग, बट आपको की पॉइंट्स बता देती हूँ। एक तो जितने भी कीवर्ड्स हैं क्वेश्चन पढ़ते टाइम, और इसे अभी से प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं मैं 2 महीने पहले करूंगा या करूंगी, नहीं, इसको आज से करना है। क्यों डाल रहे हैं ये वीडियो आज? अभी तो टाइम है ना नीट में, क्यों डाल रहे हैं भाई? हाउ टू गेट 360 मार्क्स तो 2 महीने पहले भी बना के डालेंगे टीचर्स, हम लोग भी डालेंगे, 1 महीने पहले भी डालेंगे। हाउ टू गेट 360 मार्क्स इन 45 डेज भी आएगा, 60 डेज भी आएगा, 100 डेज भी आएगा। फिर अभी से क्यों डाल रहे हैं? दिस इज द राइट टाइम। अगर आपने अभी से प्रैक्टिस किया, आपको उन वीडियोस की जरूरत ही नहीं होगी, आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होंगे, आप 2 डिजिट, सिंगल डिजिट में रैंक तक ला सकते हैं अपनी।
बायो इतना तेजी से आगे लेके जाएगा, और जब बायो में कॉन्फिडेंस आएगा, बायो में टाइम सेव होगा, तो वो टाइम आप फिजिक्स केमिस्ट्री में दे पाएंगे। तो बहुत टाइम है, पर बहुत टाइम उनके लिए जो पढ़ रहे हैं। और अगर आप टाइम बर्बाद करने वालों में से हो तो फिर आपके लिए तो टाइम है ही नहीं। तो नेगेटिव मार्किंग में कीवर्ड्स को अंडरलाइन या सर्कल करना शुरू करिए, सारे ऑप्शंस को रीड करना स्टार्ट करिए। आप वो वीडियो डिटेल वाला भी देख सकते हो। इसके बाद OMR करेक्ट फिलिंग होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का अभी से ध्यान रखो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना एक क्या बोलना चाहिए मुझे, एक प्रैक्टिस है। ब्रेन, आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन है। आंखें पढ़ती हैं, ब्रेन एनालाइज करता है, आंसर निकालता है, और हाथ गोला भरते हैं। इन तीनों का कोऑर्डिनेशन होता है, और ये कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से शार्पन अप होता है। सो सारे, इसके अलावा रफ वर्क को अच्छे से करना शुरू कर दो। ऐसा नहीं अपन ने रफ वर्क किया, उसमें ऐसा आंसर निकाला, ये पता पड़ा 2 लिखना था, ये 7 कर दिया, आंसर गलत कर दिया। एग्जामिनर को भी मालूम है आप कहाँ गलती कर सकते हो, क्लोज ऑप्शन हमेशा आता है। चलिए, अब ये एक बहुत बड़ा वर्ड है, सिली मिस्टेक्स। मेरी सिली मिस्टेक होगी। सिली मिस्टेक कुछ नहीं होती, मैं हमेशा बोलती हूँ, ये सिली मिस्टेक नहीं है, ये ब्लंडर है। ब्लंडर, ये पाप है, ये पाप हो गया है आपसे, और ये ब्लंडर आपके जीवन में बवंडर लेकर आएगा। ये सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना। सिली मिस्टेक्स का क्या मतलब होता है, जैसे आपने करेक्ट, इनकरेक्ट, फॉल्स ये वर्ड ढंग से नहीं पढ़े, आपने गलती कर दी। कितनों के साथ होता है बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, अरे यार मैंने इनकरेक्ट नहीं देखा इसलिए गलत हो गया। पूरा लंबा सा क्वेश्चन था, इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट पूछा था, फर्स्ट ऑप्शन बड़ा सा था जो करेक्ट स्टेटमेंट था, इतनी खुशी हुई वो करेक्ट पढ़ते पढ़ते उसको आंसर लगा दिया, भूल गए कि नॉट करेक्ट पूछा था। आदत बनाओ फॉल्स या ट्रू लिखने की। हम लोगों की इंग्लिश इतनी अच्छी थोड़ी ना होती है, नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, एक्सेप्ट दिस, हमेशा लिख लो क्या पूछ रहे हो, गलत या सही साइड में लिख लो। ये हैबिट बनाइए। OMR करेक्टली फिल करना, रफ वर्क ढंग से करना, क्वेश्चंस ढंग से रीड करना, इससे आपकी बहुत सारी सिली मिस्टेक्स जो हैं वो धीरे 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 कम होंगी। पर ये सब आज से करना है ताकि हम उस दिन ना पछताएं, इसीलिए ये अभी से हमने शुरू कर दिया है, अपना अभियान अभी से शुरू कर दिया है ताकि हमें पछताना नहीं पड़े। नाउ रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसके लिए वीडियो देख लेना जहाँ पे मैंने हाउ टू रिवाइज विथ ऑनलाइन क्लासेस डाला हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट। और रिवीजन करना ही है। ऐसा नहीं है कि एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर आखिरी के 3 महीने या 2 महीने में रिवीजन करेंगे। साइमल्टेनियस रिवीजन होना बहुत जरूरी है। होता क्या है, हम आगे बढ़ते जाते हैं और हम पीछे का छोड़ते जाते हैं, छूटता जाता है। हमें ऐसा लगता है पीछे का हम भूलते जा रहे हैं। पूरा नहीं भूलते, भूलते तो 20-30% है, पर लगता ऐसा है सारा भूल रहे हैं। उस कारण से अपना कॉन्फिडेंस डाउन होने लग जाता है। कॉन्फिडेंस डाउन होने लग जाता है, पर नर्वस होने लग जाते हैं, और नर्वस होने लग जाते हैं, नर्वस, ये देखो स्पेलिंग ही गड़बड़ हो गई भाई, नर्वस, तो और सिली मिस्टेक्स होने लग जाती हैं और नेगेटिव मार्किंग होने लग जाती है, जिसे आप सिली मिस्टेक कहते हो, बट एक्चुअली रिवीजन ना करने के कारण 2 क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हुआ और उसके कारण से ये सारी गलतियां हुई हैं। तो अभी से आदत बनाइए। देखो इसमें टाइम लगेगा, आप वो वीडियो भी देखोगे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इट इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि ऑलरेडी 3-3, 4-4 क्लासेस होती हैं। डेली का डेली लर्न करना, समझना, लर्न करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि NCERT 10 से 15 मिनट रीडिंग भी करनी है, उसके बाद ये समय निकालना। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगी जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, ईश्वर ने सारी दुनिया को 24 घंटे दिए हैं, ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज़्यादा, और उस 24 घंटे में लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। क्यों? विद द टाइम मैनेजमेंट, राइट टाइम मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं टाइम की कमी कभी नहीं होती है, समय की बर्बादी कर रहे होते हैं हम, और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके टाइम वेस्टेज कहाँ कहाँ हो रहा है, उसमें से आपको कटौती करनी पड़ेगी। राइट एटीट्यूड सिलेक्शन तो आपका आप ही करवाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फुल फेथ ऑन योर टीचर। जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, टीचर चूज करते टाइम समय ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार जब अपना टीचर चूज कर लिया, आपके अंदर से आवाज आ गई कि बस ये मेरा बेड़ा पार करा सकते हैं, फिर इन्हें 100% फॉलो करो, 99.9% भी नहीं। आपको अपनी हस्ती अपने गुरु के आगे मिटानी पड़ेगी, तब आप खाक से गुले गुलजार होगे, जैसा मैंने कहा था। आपको पूरा समर्पित होना पड़ेगा अपने गुरु के आगे। फिर गुरुओं में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो कि वो सर ने वो क्वेश्चन कराया था, वो मैडम ने नहीं कराया, या मैडम ने कराया सर ने नहीं कराया। ये काम नहीं चलेगा किसी भी सब्जेक्ट में, आप जहां भी पढ़ रहे हो। जो भी आपके गुरु हैं, जो भी टीचर हैं, उन्हें 100% फॉलो करो, वो जो कह रहे हैं अक्षरता करो। इनफैक्ट अगर आपने यही कर लिया ना,
तो ही आपको कभी नहीं पछताना पड़ेगा, क्योंकि हर टीचर आपको राइट गाइडेंस समय समय पर देते जाते हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है, हम सुनते 10 जगह की हैं और फॉलो एक की भी नहीं करते। 10 किताबें मत करो, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, एक MCQ बुक, एक टीचर, उनके एक नोट्स, एक टीचर की DPP, एक जगह की टेस्ट सीरीज, मोर देन इनफ फॉर सिलेक्शन। मोर देन इनफ, आप टॉप कर सकते हैं, अंडर 10 आ सकते हैं, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। सो आई जस्ट होप माई डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग बिल्कुल अपना राइट एटीट्यूड रखोगे। बाहर की गाइडेंस मैंने आपको दे दी है कि कैसे करनी है, और अगर आप ये सब कुछ करोगे तो आपको नहीं पछताना पड़ेगा। तो मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मुकाम चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए, तो बस गुले गुलजार हो जाओ मेरे नादान परिंदों। मेरा ढेर सारा प्रेम, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके लिए। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू।